सभी सखियों को, सहेलियों को और हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। कैसी हैं पूनम जी? चंचल अच्छे ही हैं हम तो। भाई मौसम इतना बढ़िया है, बरसात चल रही है ना, तो और सावन का महीना है, तो हाल चाल तो अच्छे ही हैं, भक्ति भाव में लगे हुए हैं बस। और इन दिनों देश के ज्यादातर सभी हिस्सों में बारिश खूब हो रही है, तो खाने पीने का आनंद भी उठाते हैं। भाई जब बारिश होती है तो मन करता है ना कि कुछ चटपटी तली भुनी चीजें खाई जाएं। तो बिल्कुल आज हम ऐसी रेसिपीज अपने सुनने वालों को बताएंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। हाँ, तो क्या बताएंगे भाई? आज कुछ भुट्टे से बनने वाली चीजों की। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जैसे कि चंचल पता ही है कि आज मोबाइल का दौर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए ना, तो सेल्फी जो लेना होता है बहुत नॉर्मल बात है, बोले कि आम बात हो गई है। बिल्कुल, फोटो तो पहले भी खींचे जाते थे, लेकिन हमेशा एक कैमरा हमें लेकर चलना पड़ता था, फिर कैमरे में रील कितनी बची है इस चीज का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब हाथ में क्योंकि मोबाइल है तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि हमारी फोटो खींचिए, हम खुद ही अपनी फोटो खुद लेते हैं, उसी को कहा जाता है सेल्फी। हाँ, लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है कि सेल्फी लेने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों में, मतलब खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, तो इनसे बचा जाए इस बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, सेल्फी जो है एक संकट भी बनता जा रहा है, इस बारे में बातचीत होगी। और बातचीत हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं, अपने संवाद को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की बड़ी कुशलता वाली चीज है। कहते हैं कि कौशल है, ये भी हमारे अंदर है। बिल्कुल, वाकई बात करने का तरीका, और सिर्फ बात करने का नहीं, कहते हैं ना कि अच्छे बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना जरूरी है। तो आप अच्छी बातों को सुनिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इस बारे में भी हम आगे बातें करेंगे श्रोताओं से ना, बातें करेंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम जो भी कहना चाहते हैं, वो सामने वाले तक उसी तरीके से पहुंचा, उसे कितना समझ में आया, यही है संचार कौशल। इसके विषय में बातचीत होगी। बिल्कुल। और क्या विषय लेके आए हैं आज हम? और सखी विशेष, भाई वो तो एक जरूरी चीज है। तो एक कथकली नृत्यांगना है मिलिना साल्विनी, इनकी बात होगी। लेकिन क्यों ना सबसे पहले एक गीत सुन लिया जाए। हमरा नादान बाल मान जाने
तो एक अच्छा सा गीत सुना। इसके बाद एक बात बताती हूँ पूनम तुम्हें, आज है 22 जुलाई और एक बहुत ही खास दिन है। अच्छा? इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने भी लिखकर भेजा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस होता है 22 जुलाई। देश को आज़ादी मिलने से पहले ही 22 जुलाई 1947 को तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया था। अरे वाह! तो भाई इस दिवस की आप सभी श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाएं ना। और जैसे कि हम सखी विशेष में बात कर रहे हैं कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी की। हाँ, तो भाई इनका जो मूल निवास था ये इतावली की थी, फ्रांस की नागरिक थी और वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली की नृत्यांगना थी और नृत्य शिक्षिका भी थी। बिल्कुल। मिलिना साल्विनी का जन्म पूनम हुआ था 1933 में और इटली के मिलान शहर में ये पैदा हुई थी। जब मिलिना की उम्र 4 साल के आसपास की रही होगी तभी उनके जो पिता थे उनका साथ छूट गया और उनकी माँ उन्हें लेकर फ्रांस आ गईं। और फ्रांस आने के बाद उनकी नृत्य शिक्षा जो है उसकी शुरुआत हुई और शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ ही वे आधुनिक नृत्य कला भी सीखती रहीं। तो इस तरह से वो उन्होंने दोनों नृत्य शैलियों को सीखा और 1963 में उन्होंने बेले नृत्य का प्रदर्शन किया जो बेहद शानदार रहा। बिल्कुल। और ये एक और बात बताते हैं कि मिलिना नियमित रूप से भारत आया करती थी। खास तौर पे वो आया करती थी केरल, जहां उन्होंने कथकली नृत्य की शिक्षा अपनी पूरी की थी। और उन्हें साल 1962 में केरल कला मंडप में 2 साल की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई थी। जब वो फ्रांस लौटी तो अपने एक साथी कलाकार के साथ उन्होंने वहां पर शास्त्रीय नृत्य सिखाने के उद्देश्य को लेकर 1975 में पेरिस में मंडप केंद्र की स्थापना की। और उस समय पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों को सिखाने के लिए या उनके लिए एकमात्र उनका ही केंद्र था जो था सेंटर मंडप। अरे वाह! तो नृत्य के साथ साथ कला और अभिनय के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी कहना चाहिए। और साल 1980 में उन्होंने केरल कला मंडप की कुटियाट्टम मंडली में यूनेस्को की यूरोप की यात्रा की। उनकी मदद से यूनेस्को की मदद से उन्होंने यूरोप की यात्रा करने की व्यवस्था भी की गई। और 1999 में मिलिना साल्विनी ने एक और कुटियाट्टम दौरे का आयोजन किया। ये आयोजन किया गया था यूनेस्को की नई स्थापना जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, जो यूनेस्को का ही एक मानवता कार्यक्रम था। और साल 1974 में मिलिना साल्विनी ने रोजर फिलिपुज्जी से शादी की जो कि एक वास्तुकार आर्किटेक्ट थे, वो भी कलाकार थे। और उनकी बेटी इसाबेल अन्ना भी एक नृत्यांगना है, तो इनकी विशेषता जो है वो कथक नृत्य में है। यानी कि ये कह सकते हैं कि माँ और बेटी दोनों ही इस शैली में निपुण हैं। बिल्कुल। जब हम बचपन से देखते हैं किसी चीज को तो कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो हम जब बड़े हो रहे तो वो बीज जिस तरह का पड़ता है। तो उनकी बेटी ने भी अपनी जब माँ को नृत्य करते देखा तो कहीं ना कहीं होता है ना कि बड़े होके मुझे भी यही सीखना है, तो वो भी कथक नृत्य में निपुण हुई। वाकई चंचली बहुत बड़ी बात है कि वो विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारतीय जो नृत्य शैली थी तो उसको अपनाया और उसमें उन्होंने शिक्षा ली और बहुत सारा काम भी किया। तो ये वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है या हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने इस तरह की शैली को अपनाया ना। और पूनम फ्रेंच भाषा में जो फिल्में बनी उसमें उन्होंने अभिनय किया और जो कथकली नृत्य वो किया करती थी जिसमें उनकी विशेषता थी उसका प्रदर्शन भी किया और बहुत सारे सफल मंच प्रदर्शन भी उन्होंने दिए और इन सब के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी हासिल किए। वो तो जाहिर ही है भाई, इतने अच्छे प्रदर्शन होंगे तो पुरस्कार तो दिया ही जाएगा। और वैसे मिलिना साल्विनी को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधा जो है कथकली में दी गई और उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है उन्हें ना। तो कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। क्या बात है। और फिर आया वो दुखद दिन 25 जनवरी 2022 का दिन जब वो 88 वर्ष की थी। तो उस वक्त उनका निधन हो गया, उनका शरीर जो था वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ऐसी नृत्यांगना को हमारा शत नमन। सपने सुहाने
सुहाने लड़क बनके, मेरे नैनों में डोले बहार बनके। सपने सुहाने लड़क बनके, मेरे नैनों में डोले बहार बनके। पूनम, कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने सुनने वालों से करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक अंतराल का। अंतराल पूरा होते ही हम फिर से हाजिर हैं। बिल्कुल हाजिर हैं, और बातें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और चंचल, क्या है ना कि जैसे अभी हम सेल्फी की बात कर ही रहे थे, हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजा है कि भाई ये लिखते हैं कि सेल्फी का जो क्रेज़ है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब लोग सिर्फ सामान्य रूप से सेल्फी नहीं ले रहे हैं, बल्कि रोमांच और बैकग्राउंड के में विशेष करने की कोशिश में रहते हैं। अब सेल्फी भी तो दमदार चाहिए, सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाए जो करनी है। घूमने जाओ या कहीं मार्केट में ही खड़े हो, सेल्फी तो बनती है। ये सेल्फी सोशल मीडिया पर नहीं डाली तो क्या फायदा। यही रोमांच और दुस्साहस का कॉकटेल उनकी जान ले रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत सेल्फी से होने वाली मौत के मामले में विश्व में पहला स्थान पर है। ये बहुत सही बात कही है पूनम। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आधुनिक तकनीक और इंटरनेट ने हमारे ऊपर इतना गहरा शिकंजा कस लिया है कि मानो इनके बिना तो जैसे हम जीना भूलते ही जा रहे हैं। और इंटरनेट इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होता जा रहा है कि परिवार में विवाद भी पैदा कर देता है। यानी कि हम देखते हैं 4 सदस्य अगर हैं तो वो अपना अपना मोबाइल लेके अलग बैठे हैं, तो इस तरह से परिवार में विवाद भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, विवाद भी खड़े हो जाते हैं, और जो हम बात करना चाहते हैं वो बातें भी नहीं हो पाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि अपनी ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हे हैं, जैसे इन्होंने बताया ही कि तस्वीर में हम फ्रेम कराना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन तस्वीरों को जो लेना है, उन लम्हों की जो तस्वीरें होती हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, कितनी ज़रूरी नहीं है, इस बात के बारे में हम सोचते नहीं है ना। बस हमारा ये ध्यान रहता है कि भाई कितने जितना फोटो लें और कितनी जल्दी सोशल मीडिया में डालें, बस। बट वही ना, सेल्फी पे ध्यान रहता है, सेल्फ पर ध्यान हमारा हट जाता है। बिल्कुल। और इस तरह से हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं, और सोशल मीडिया की चिंता में हम इतने डूबे हैं कि असामाजिक भी होते जा रहे हैं पूनम। और हमारा ध्यान अपने ऊपर ना होकर उन चीज़ों पे रहता है जो आजकल दिखावे में बदलती जा रही हैं। इस सब के चलते अगर हम हंस भी रहे हैं ना, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को दिखाएं, और सेल्फी लेकर हम ऐसा करते हैं। लेकिन खुशी की बात तो बाद में आती है कि भाई हम कितने खुश हैं, हम उसका दिखावा ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये कितनी हद तक सही है ये चीज़ें, इस पर वाकई में सोचना चाहिए हम सभी को। करने वाली बात है। वैसे ही कई बार ऐसा भी होता है ना चंचल कि हम जाते हैं घूमने, नहीं कहीं ऐतिहासिक स्थल है, दार्शनिक जो स्थल है ना, कई बार तो जो भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी हम सेल्फी लेने से बाज नहीं आते ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बस
सिर्फ एक ही उसका कारण है कि हमको फेसबुक या ये सब जो सोशल मीडिया है उसमें हमको अपनी तस्वीर डालना है। बिल्कुल, इसके बारे में देखो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि सेल्फी ये एक ऐसी सनक है जिसके आगे ना तो जिंदगी का ख्याल ना ही मौत का खौफ। अपने से भी विचित्र दिखाने की जद्दोजहद में कई बार जिंदगी हाथों से फिसल कर रह जाती है, लेकिन फिर भी सेल्फी का नशा ऐसा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता और ना ही हमें सबक लेता दिख रहा है। वो तो है ही। और चंचल, ये भी है एक चीज कि भाई अपनी फोटो खींचना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ों को जब आप करते हैं तो संभल कर करें। जैसे कि हमने अभी बहुत सारी बातें की कि हम जब ऐसे स्थल पे जाते हैं, खासकर जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, तो उसके आसपास आप ये देखें कि ऐसा ना हो कि आपका पैर फिसल जाए। और जो घटनाएं जैसे होती आ रही हैं, एक हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा भी है कि तो ये सारी सावधानी भी बरतना बहुत ज़रूरी है ना, कि आप तस्वीर तो ले रहे हैं, सुंदर भी दिखते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को थोड़ा, अगर आप महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप कर रहे हैं, बहुत सलीके से अगर आप चीज़ों को करते हैं, तो आप अच्छे भी दिखेंगे और घटनाएं भी नहीं होंगी। जैसे तुमने घूमने की बात की, तो ये जो दिन है, ये मौसम है बारिश का, जब मौसम है तो अक्सर लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं और वो जाते हैं पहाड़ी जगहों पर या झील, झरने, तालाब जहाँ पर होते हैं वहाँ पर। और ऐसी जगह पर अक्सर देखा जाता है कि इस मौसम में फिसलन हो जाती है और सेल्फी लेते वक्त हमारा ध्यान क्योंकि सिर्फ कैमरे की तरफ रहता है, तो हम जब पीछे सरक रहे हैं, आगे सरक रहे हैं, तो कहीं से हमारा पैर फिसल सकता है और उसके नीचे कितनी गहरी खाई है या पानी है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। तो ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। और सर्वेक्षण ये बताते हैं पूनम कि 25 से 35 साल तक के जो युवा हैं, औसतन लगभग 185 मिनट इंटरनेट पर ही बिता देते हैं, दिन का इतना बड़ा हिस्सा। और इससे भी बड़ी नुकसानदेह बात तो ये है कि इन लोगों का मानना ये है कि इंटरनेट ना हो तो उसके बिना ये एक दिन भी नहीं रह सकते। बात तो सही है भाई, इस इंटरनेट से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। परिवार और दोस्तों का जो निजी समय है ना, वो हमने चुरा लिया है, कह सकते हैं ना। इसने चुरा लिया, हमने नहीं। लगता है मानो उसने हमारे जीवन का सुकून छीन लिया है ना। और भाई ये तो है ही, इंटरनेट इतना शक्तिशाली कि परिवार विवाद के कारण बनने से हम रोक नहीं सकते ना। तो इससे बचना है हमें, इंटरनेट और सोशल मीडिया की गुलामी से बचना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फी का क्रेज तो सभी में होता है। कहीं घूमने जाने के लिए जब हम जाते हैं तो सेल्फी का सिलसिला अगर एक बार शुरू हो गया तो लगता है कि बस खत्म ही नहीं होगा। बार बार सेल्फी लेने की जो आदत है, इसको जल्दी से छोड़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि शोध बताते हैं कि ज्यादा सेल्फी लेने की आदत हमें उम्र से भी बड़ा बना देती है। ऐसा भी है क्या? भाई एक श्रोता ने लिखा है कि सेल्फी मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तरह तरह के अपने चेहरों की भाव भंगिमा बनाकर अपना ही फोटो डालना, फिर उसे निहारना। मुझे तो सेल्फी लिया फोटो खराब ही दिखता है, ऐसा उनका कहना है। फायदा ये है कि आप कहीं भी गए हो तो उस जगह का यादगार के लिए आप अपना फोटो ले सकते हैं। सेल्फी वाली फोटो सोशल मीडिया पर आया है और आपके लाइक नहीं किया, कुछ कमेंट नहीं किया, वहाँ भी आपको उल्हाने, और आपने तो मेरे फोटो को लाइक भी नहीं किया, कुछ ऐसे कमेंट भी नहीं दिया। अब आप हंसकर रह जाइए, अरे ध्यान नहीं गया, अब क्या बोलें, देखने में सुंदर लगे तब तो लाइक करें और कमेंट दें, ऐसा उनका कहना है। तो वाकई ये सारी समस्याएं भी होती हैं कि जब आप फोटो डालते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई फोटो में कमेंट्स भी आए, उन्हें लाइक भी मिले, तो ये सारी चीजें भी हैं। इन चीजों को छोड़कर हम उन लम्हों को जीना शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। तो सेल्फी के साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। सेल्फी लेने की आदत हमें ओसीडी का मरीज बना सकती है। यानी ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बहुत सारे युवाओं में समस्या आजकल देखी जा रही है। इसमें व्यक्ति जब एक सेल्फी लेने की उसे लत लग जाती है तो कहीं पर पहुंचते ही उसका दिमाग बार बार उसे सेल्फी लेने के लिए बाधित करता रहता है। इसके अलावा एक्यूट सेल्फ फाइटिस की समस्या भी तेजी से युवाओं में देखने को मिल रही है। इसमें व्यक्ति दिन भर में करीब 3 से 4 बार सेल्फी जरूर लेने के लिए बाध्य हो जाता है। वहीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और बार बार कमेंट के लिए सोशल मीडिया को चेक करने की आदत उसमें होती है। और इससे हमारे चेहरे पर असमय झुर्रियां आ जाते हैं, जिससे वो हमें ज्यादा बड़े उम्र का होने का एहसास करवाती है। तो सेल्फी लेते समय मोबाइल से निकलने वाली जो हानिकारक रेडियन त्वचा में जाती हैं, वो हमारे डीएनए पर भी असर डालती हैं, जिसकी वजह से त्वचा में जो भी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनकी रिपेयरिंग भी जल्दी नहीं हो पाती है। तो भाई इन सब बातों का भी आप ध्यान रखिए कि सेल्फी लेना कितना जरूरी है। भाई फोटो तो सबको अच्छी लगती है, लीजिए और खुश रहिए। और हम भी ध्यान रखें कि हमें गीत भी सुनना है। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है,
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। भाई पूनम, बात तो बिल्कुल सही है कि तस्वीरें जो हैं हम दिल में उतार लें, बजाय कि हम उन्हें सेल्फी में हमेशा कोशिश करें कि सेल्फी ही होनी चाहिए। कभी कभार उस कोशिश को छोड़कर जो भी लम्हे हैं या जो यादें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो दिल में बसा लेनी चाहिए। ऐसे एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के कारण सेल्फी लेने का भी चलन लोगों में काफ़ी बढ़ा है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में भी सेल्फी फोटोज लेने और उनके सोशल मीडिया पर शेयर करना एक चलन बन गया है, ये कहते हैं। और अगर आप कहीं घूमने गए हो या किचन में कुछ नया बनाया हो तो भी एक सेल्फी तो बनता ही है। यही नहीं, कई लोगों को तो सेल्फी का ऐसा चस्का लगा कि वो हर काम बिना सेल्फी के लिए नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, ये मैं सहमत हूँ। हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं, जब किचन में कुछ नया बनाती हैं, नया सीखती हैं, तो उसके साथ में जो अपनी डिश को सजाकर, अपनी प्लेट को सजाकर उसकी फोटो जरूर डालती हैं कि भाई ये हमने सीखा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने सीखा, लेकिन हर चीज़ का प्रदर्शन हम सेल्फी लेकर करें, कई बार इन चीज़ों को टाल देना भी ज़रूरी होता है। यादें दिल में रहें। और चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अंतराल के बाद हम फिर एक बार स्वागत करते हैं श्रोताओं का सखी सहेली कार्यक्रम में। और अब थोड़ी सी बात इस विषय पर करें कि संचार कौशल, उसका विकास करना कितना ज़रूरी है। तो हमारे रिश्तों में, शिक्षा में या जो भी काम हम करते हैं उसको प्रभावी ढंग से करने के लिए जिस तरह के संवाद की ज़रूरत होती है, उस दृष्टि से ये बहुत ही ज़रूरी है। और संचार कौशल को विकसित करने में कौन-कौन सी बातें सहायक हो सकती हैं, इसी के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे अपने सुनने वालों के साथ। तो भाई हमारे मन में सवाल आता है कि वास्तव में संचार क्या है? ये संवाद के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जैसे कि लिखित हो सकता है, लिख कर बोलना, गैर मौखिक संकेत जैसे कि इशारों से बातें करना, बोलना ना, ये सारे माध्यम हैं एक जहाँ पर एक से अधिक लोगों के साथ हम अपने संदेश पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, ये एक तरह के कह सकते हैं। और ये एक तंत्र भी है जो हम संबंधों को स्थापित करते हैं और संशोधित करने के लिए उपयोग करते हैं। और कई बार हम ये भी कहने का साहस हम में नहीं होता पूनम कि हम क्या सोचते हैं, इसलिए अपनी राय और अपनी भावनाओं से परामर्श करने के लिए हर दिन हम कुछ समय इस तरह से निकालें कि उन्हें दूसरों के साथ उचित तरीके से हम साझा भी कर सकें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं पूनम कि बोलने में वो बहुत संकोच करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि उनको लगता है कि उनका योगदान बेकार हो सकता है, या जो भी कुछ वो कह रहे हैं क्या पता सामने वाले को समझ में आए ना आए। लेकिन ये जो डर है ये होना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति के लिए महत्वहीन या उपयोगी क्या हो सकता है, ये तो तभी पता लगेगा जब हम अपना पक्ष सामने वाले के सामने रखेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। और उन्नत संचार कौशल विकसित करना मतलब सरल बातचीत ही शुरू होता है। और सामाजिक तौर पे अगर हम देखें, संचार कौशल को विकसित करने के लिए समय और संयम जरूरी है ना। लेकिन जब भी हम संचार कौशल का उपयोग करते हैं या बातचीत करने का जो तरीका है, हम अवसरों और भविष्य की भागीदारी को ध्यान में रखते हैं ना। बिल्कुल, संवाद के लिए हम अपनी आंखों से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भले ही हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन संपर्क करने वाला हमारी आंखों को देखकर ही हमारी जो प्रतिक्रिया है उसको जान सकता है। संवाद के लिए इशारों का भी प्रयोग समय समय पर किया जाता है। हाथ से इशारे होते हैं, आंखों से भी इशारे हो सकते हैं, और हम अपने शब्दों इशारों को चेहरे की अभिव्यक्ति से मिलकर भी हम दूसरे कर सकते हैं। और यदि हमें कोई भी नकारात्मक संदेश भी जब देना होता है तो उसके मुताबिक हमारे चेहरे के हाव भाव या चेहरे की जो भाव भंगिमाएं होती हैं, रंग रूप होता है, वो हमें वैसा बनाना होता है। बिल्कुल सही बात है। और जब दूसरों से हम संवाद करते हैं या बात करते हैं तो भाई जो बात करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए ना। योग्य स्थिति जो होती है वो कठिन बातचीत में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से प्रवाह ला सकती है। तो ये कह सकते हैं कि शब्दों में रचनात्मकता और विश्वास व्यक्त करना और संचार के दौरान हमारे साथ जो व्यवहार होता है वही हमारे व्यवहार और परस्पर क्रियाओं पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। हम दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं तो भाई दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहते ही हैं और दूसरों की क्षमता पे विश्वास भी करें ना। तो इस बारे में देखिए, हमारे श्रोता क्या लिखते हैं, 2 या कई लोगों के विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान को संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। वर्तमान में संचार और संचार कौशल सामान्य रूप से लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सामान्य रूप से लोगों के लिए एक बुनियाद है। ये एक व्यक्तित्व की सभ्यता के लिए नेतृत्व है। ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बोले गए शब्दों, लिखित शब्दों, इशारों, तस्वीरों, चित्रों और नृत्य की तरह से संवाद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम अपने शब्दों को स्पष्ट बोलें और रुक रुक कर या अटक कर ना बोलें, ये भी बहुत जरूरी है चंचल ना। तो ये कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ दोहराने के लिए कहा जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को स्पष्ट करने की कोशिश करें। अपने शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करना चाहिए ना, ताकि लोग समझ सकें। और लोग शब्दावली के माध्यम से भी हमारी क्षमता को परखने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम उन शब्दों के प्रयोग से बचें और उस भाषा के प्रयोग से बचें जिसे हम नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बातों को थोड़ा सा विराम देकर एक गीत सुन लेते हैं। चलिए। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं
दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अंखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत, तू जमीन की धनक है, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। जब हम बहुत मीठा बोलते हैं और नपे तुले शब्दों में कुछ बात कहते हैं तो बिल्कुल कविता की तरह मीठी ही लगती है। और बिल्कुल कवियों में सही। एक खासियत होती है कि बहुत बड़ी बात या बहुत गहरी बात को कुछ ही शब्दों में बड़ी बखूबी कह जाते हैं वो। बहुत अच्छे से बयां भी कर देते हैं। तो भाई ये कला जो है वो हमें भी सीखनी चाहिए ना, हमारे जीवन में जो है उतारनी चाहिए। और इसके लिए क्या है कि हम अपनी शब्दावली को विकसित करने के लिए शब्दकोश लें और प्रत्येक दिन एक नया शब्द जो है ना सीखें उसके बारे में ना। ये हम तब भी कर सकते हैं जब हम मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं कोई नई भाषा को सीखने की। हम किसी नए शहर में जाते हैं, नए देश में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ की भाषा
या वहाँ के लोगों से अगर हमें संपर्क स्थापित करना है तो वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत जाने, बिल्कुल तो उसके लिए शब्दकोश का सहारा हम ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहते भी हैं ना कि ये जो नया शब्द है जब हम सीखते हैं ना, तो अपने दैनिक वार्तालाप के दौरान किसी भी बिंदु पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि जब हम कुछ नए शब्द सीखें तो उसको रोजमर्रा की जिंदगी में कभी-कभी 1-2 शब्द ऐसे प्रयोग में ले आए तो वो हमारे क्या कहते हैं, हमें याद भी हो जाएंगे हाँ, ना? कि कहाँ किस शब्द को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल। और इस पर देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संचार कौशल विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की एक कला है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में उसका बहुत महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्तित्व और गुणों को दिखाने का कार्य भी करता है। संचार कौशल के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। संचार कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम भी करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। वो तो बिल्कुल सही है। और इस शुद्धता और इस सब चीज़ों के लिए आपको पुस्तक जो है, जो कहते हैं कि भाषा से संबंधी जो बुक्स आती हैं, पुस्तक आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल। और अपनी बोलचाल या भाषा की शैली को विकृत हमें नहीं करना चाहिए। कुछ भी जो बुरे शब्द हैं उनको कभी भी इस्तेमाल में हम ना लाएं। यदि बहुत तेजी से हम बात कर रहे हैं तो इससे हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना है इसका सामने वाले को पता लगता है, तो इससे भी बचना चाहिए। यदि कोई परेशानी है भी तो भी हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हमारी ये जो परेशानी है या जो भी हमारी दुविधा है इसका पता सामने वाले को ना चले। बिल्कुल सही बात। और जैसे अपनी आवाज का उपयोग भी हम उचित ढंग से करें ना, जैसे तुमने कहा ही चंचल की भाई एक ऊंचे स्वर को या ऊंची आवाज को अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है। तो भाई ऊंची आवाज आक्रामक होने का संदेश देती है ना, इस तरह लगता है कि हम किसी को चिल्ला रहे हैं। हाँ, हम बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, बहुत हम रूड तरीके से बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई हमें गंभीरता से ना ले ना, नहीं लेगा। और हम अपनी आवाज की पिच जो होती है कम करने के लिए व्यायाम भी करना शुरू कर सकते हैं। तो भाई इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम अपनी आवाज को नरम कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं ना, कोमल कर सकते हैं, मधुर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नर्म मुलायम सी जो आवाज होती है, जो मखमली सी आवाज होती है, इससे हम सबको खुश कर सकते हैं, सबका दिल जीत सकते हैं। जबकि जो कर्कश और आक्रामक स्वर होता है वो किसी को भी नहीं भाता। और जो नीरस सी टोन होती है उससे भी बच सकते हैं हम। और गतिशील शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो सामने वाले में भी जोश पैदा करते हैं। ऐसे बिल्कुल। तो भाई आवाज जो होती है वो मीठी प्यारी हो तो लोगों को भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ऐसा ही है। तो जो भी क्या कहते हैं कि जब हम किसी छोटे समूह में होते हैं ना, तो किसी को अगर हम बुला रहे हैं हम, तो करीब है तो अधिक जोर से धीरे से बात करें। मतलब बहुत जोर से बात ना करें, धीरे से बात ये समझना होगा कि जब बात कर सकते हैं। व्यक्ति पास ही बैठा है तो बहुत जोर से आवाज ना दे, और अगर वो दूर है तब हमें जो पुकार है वो थोड़ी तेज करनी है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और जैसे तुमने कहा ही कि अगर कोई दूर है तो आप तेज आवाज में बोल सकते हैं। बिल्कुल। स्वर को कब तेज रखना है, कब धीमा रखना है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और जब भी बोलने का हमें कोई अवसर मिले तो आत्मविश्वास के साथ हमें अपनी बात को रखना होगा। और दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह हम बिल्कुल ना करें, लेकिन जो बात है उसे पूरी सच्चाई से हम सबके सामने रखें और ये सुनिश्चित करें कि जो भी हमारी बातचीत है उसे उस बातचीत के दौरान ठीक से समझा जा रहा है। बिल्कुल। और जब भी हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से बोलने का हम प्रयास करें ना, और ये सुनिश्चित करें कि लोग आपकी बातचीत के दौरान आपकी बात सुन रहे हैं। इसलिए जरूरी है आप भी दूसरों की बात को सुने। बिल्कुल। और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है चंचल कि हम बोलते जाते हैं अस्पष्ट शब्द निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं तो सही शब्द नहीं निकल पाते। तो सुनने वाले भी जो लोग होते हैं वो हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और नहीं सुनते, कह सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे व्यक्ति से हर कोई बचना भी चाहता है या कह सकते हैं दूर भागना चाहता है ना? तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा बोलें और हमारे श्रोताओं को लगने लगे कि भाई ये तो भी चुप नहीं हो रही है, तो उसके पहले हमें गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुना देते हैं।
लगी बलवा, धर दिल पे हाथ तारों के साथ, सारी रहने जागी बलवा, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा। चमक कर डूबे तारे, एक एक करके तारे, चमक कर डूबे तारे, एक एक करके तारे, घटते घटते घट गई बातें, फीके पड़े उजियारे, चलते चलते थक गया चंदा, थके न प्यार के मारे, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा। नींद की माटी दुनिया सारी, सपनों में थी खोई, नींद की माटी दुनिया सारी, सपनों में थी खोई, रुकी रुकी थी मस्त हवाएं, लहर लहर थी सोई, मैंने किया से दूर रही क्यों, ये न जाने कोई, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा। चांद ने कितना मुझसे पूछा, बात कोई तो होगी, चांद ने कितना मुझसे पूछा, बात कोई तो होगी, किसके कारण जोग लिया है, कौन है तेरा जोगी, मैं बस मुँह से इतना बोली, प्रीत हो मैं रोगी, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा, धर दिल पे हाथ तारों के साथ, सारी रहने जागी बलवा, टूट लगी बलवा, टूट लगी बलवा। भाई संगीत में बड़ी मिठास होती है और इसी तरह से अगर कोई मीठा व्यंजन बना लिया जाए बिल्कुल, तो क्या व्यंजन बता रही हो आज? तो मिठास की बात चली है और क्योंकि हम भुट्टे के बताने वाले हैं तो भुट्टे की यानी कि स्वीट कॉर्न खीर हम बताते हैं। अरे वाह! तो स्वीट कॉर्न खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे जो सुनने वाले हैं वो सामग्री लिख लें। अगर वो कागज और कलम लेकर तैयार बैठे होंगे तो लिखना शुरू करें। बिल्कुल भाई, तैयार हो 1 या 2 फ्रेश मुलायम भुट्टे, 1.5 लीटर दूध, 1 कप शक्कर यानी चीनी, 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, मेवों की कतरन आवश्यकता के अनुसार। आप इसे चाहे तो ना डालें, लेकिन अगर मेवे डालेंगे तो उससे स्वाद जो है किसी भी मिठास का वो बढ़ जाता है। सामग्री एक बार फिर से बता देते हैं। 1 या 2 फ्रेश मुलायम भुट्टे यानी कि जो मकई है वो, 1.5 लीटर दूध, 1 कप शक्कर, 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और मेवों की कतरन।
और इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो मुलायम भुट्टे हैं उनके दाने हमें निकालकर अलग रख लेने हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से दूध डालकर प्रेशर कुकर में एक सीटी लगाकर पका लेना है। यानी कि सारा 1.5 लीटर दूध है वो नहीं डालना है, सिर्फ भुट्टों को पकाने के लिए जितने दूध की ज़रूरत है उतना ही दूध हमें डालकर कुकर में सीटी लगा लेनी है। बाकी बचे हुए दूध में शक्कर डालकर दूध को अच्छे से गाढ़ा करना है, खूब उबालना है। और जब ये दूध खूब उबल जाएगा तो इसके साथ जो पका हुआ भुट्टा है उसे डालकर धीमी धीमी आंच पर और 5 से 7 मिनट तक उबालते रहना है और अच्छी तरह पकाना है। फिर जब अच्छी तरह से जब ये पक जाएगा तो जो इलायची का पाउडर है और मेवों की कतरन है वो इसमें डाल दें और थोड़ी देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद आंच से उतार लें और लाजवाब जो स्वीट कॉर्न खीर है ये तैयार है। और चंचल, जैसे तुमने बताया कि भुट्टे की खीर, तो एक जो श्रोता है उन्होंने भी लिखा है कि भाई हमारे घर में भुट्टे की खीर बनती है और ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है, उनका ये कहना है। तो अगर इनकी रेसिपी में कुछ अलग है तो बिल्कुल बताइए। हाँ, इसमें तो क्या अलग है? इन्होंने लिखा है कि क्या होता है, इतवार को नमक छोड़ते थे तो इसलिए हम इसको खाते थे, उनका इन्होंने ये बताया। तो ये लिख रही है कि नर्म मुलायम भुट्टे के दानों को हल्का सा सिलबट्टा या मिक्सी में दरदरा पीस लें और एकदम से बारीक नहीं पीसना है, उनका ये कहना है। और कढ़ाई में थोड़ा घी डालें और उसमें एक छोटी इलायची को तोड़कर डाल दें। अब घिसे हुए पिसे हुए जो भुट्टे की पीठी है उसको डाल दें। अब थोड़ा मजबूत हाथों से चलाएं क्योंकि शुरू में ही कढ़ाई में चिपकता है, ऐसा उनका कहना है ना। तो नॉन स्टिक बनाने पर नहीं चिपकेगा। तो बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए ऐसा इतना भूनना है, मीठी सी खुशबू आ जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें और उसके बाद इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा दूध मिला दें और ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो बहुत ज़्यादा दूध नहीं मिलाना क्योंकि भुट्टा अपना भी दूधिया होता है, मतलब उसमें से भी दूध निकलता है, ऐसा कहना है इनका। और लगातार चलाते रहें और अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी मिला दें। गर्मा गर्म बेहद अच्छी लगती है और ठंडी होने पर भी अच्छी लगती है। तो इसे भारी तले के बर्तन में बनाएं और नॉन स्टिक है तो ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा कह रही हैं। और इन्होंने बाहर से यही लिखा है कि थोड़ा सा पानी पहले मिलाने के बाद दूध मिलाने पर दूध फटने का डर नहीं रहता। तो भाई इन्होंने बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और ये भी लिख रही हैं कि दूध चीनी बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि भुट्टे का अपना जो नेचुरल प्राकृतिक दूध और मिठास होती है। तो ये इस तरह से ये इन्होंने भुट्टे की खीर बताई है और बोल रही हैं कि पकने के बाद बहुत लजीज लगती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
करूं, गाते चलूं अपनी लगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी पूनम, जब बारिश का मौसम होता है ना, तो मन पंछी बन के उड़ता है। और कहाँ पर उड़ता है? जहाँ चटपटी चीजें कुछ बन रही होती है ना, जहाँ से बड़ी खुशबू आ रही होती है तली भुनी चीजों की। तो भाई घर में ही कुछ तला भुना खाया जाए, क्यों हम बाहर जाएं? तो इसके लिए चटपटे कॉर्न रोल्स बनाने की रेसिपी हम बताते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 2 एकदम फ्रेश भुट्टे, यानी कि ताजा ताजा भुट्टे, 10 ब्रेड स्लाइस लेने हैं, 1/4 कटोरी ताजा घिसा हुआ नारियल लेना है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, या हरी मिर्च स्वाद के अनुसार कम और ज्यादा की जा सकती है, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और नमक स्वाद के अनुसार। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न यानी कि भुट्टे को उसके दाने निकालकर उन्हें उबाल लें, हल्का सा उबाल लें और फिर दरदरा सा पीस लें। इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, गरम मसाला, घिसा हुआ नारियल और सभी जो सामग्री है वो मिला लेनी है। अब ब्रेड स्लाइस के किनारे को निकालकर उसमें पानी में डुबोकर उसे दबाएं और जो मसाला हमने तैयार किया है इसे फैलाकर इसे रोल कर दें और कुछ देर इसे रखा रहने ताकि वो सेट हो जाए। उसके बाद में फ्राई पैन में डालकर गरम गरम डीप फ्राई करें, या फिर अगर आप कम तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है चंचल। तो भाई हमारी जो सखियां हैं ये इतने सारे व्यंजन तो सीख ही ली हैं, तो भाई इसका उपयोग कीजिए। और अब इस कार्यक्रम से हमको विदा दीजिए। तो आज सखी सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हैं, तो स्वीकार कीजिए पूनम त्रिपाठी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।